बच्चों, आपने अपनी दादी और नानी से अनेक लोक कथाओं को सुना होगा। ये लोक कथाएं जो हैं लोक भाषाओं में बहुत प्रचलित हैं। हिंदी में भी लोक कथाएं संकलित की गई हैं और कुछ लिखी भी गई हैं। आज हम लोग गद्दार कौन, एक ऐसी लोक कथा है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार हैं श्री नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रमुख कवि, गीतकार, कहानीकार और लेखक थे। वास्तव में वे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले रचनाकार थे। यद्यपि उन्होंने मुख्य रूप से बाल साहित्य का सृजन किया है। इनके अनेक ग्रंथ बाल साहित्य पर बहुत ही सम्मान के साथ देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आपका जन्म 1 जनवरी 1927 को अंगार, कच्छ के गुजरात में हुआ। मूलतः गुजरात के श्री परमार अखबार नवीस पिता के आदर्शवादी पुत्र थे। इनके पिताजी अखबार नवीस थे। तात्कालिक सरकार और व्यवस्था के खिलाफ लिखने के कारण इनके पिताजी को जेल जाना पड़ गया और जेल से निकलने के बाद नारायण लाल जी परमार के जो पिताजी हैं उन्हें राज्य के बाहर कर दिया गया और फिर राज्य के बाहर उन्हें रहना पड़ा। श्री नारायण लाल परमार का जो पारिवारिक जीवन है बहुत ही कष्टप्रद रहा। उन्होंने आजीविका के लिए कभी टाइम कीपर के रूप में कार्य किया, कभी कपड़ों की सिलाई की, दर्जीगिरी की, फौज में भर्ती हुए और इसके बाद एक लंबा जीवन उन्होंने शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। और इसी शिक्षकीय जीवन में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उन्होंने देशभक्ति पर अनेक रचनाएं लिखीं। श्रृंगार, व्यवस्था के प्रति आक्रोश तथा दार्शनिकतापूर्ण रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। वास्तव में श्री नारायण लाल परमार गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समर्थ रचनाकार थे। एक दिन ऐसा भी आया, वे बीमार रहने लगे और 27 अप्रैल 2003 को धमतरी अस्पताल में श्री नारायण लाल जी परमार का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ी और हिंदी साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए बुझ गया। श्री परमार बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। यद्यपि वे मूलतः कवि थे, इसीलिए उनके गद्य और पद्य दोनों में सौंदर्य बोध की काव्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने लगभग 40 ग्रंथों का प्रणयन किया जो प्रकाश में आई। हिंदी में जैसे कांवर भर धूप, रोशनी का घोषणा पत्र, खोखले शब्दों के खिलाफ, प्यार की लाज, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृंदावन, छलना, पूजामयी, सब कुछ निष्पन्द है आदि अनेक उनके काव्य ग्रंथ हैं हिंदी में। और छत्तीसगढ़ी में भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जैसे सोन के माली, सूरज नई मरे, मतबार आदि। परमार जी ने लोकगीत और लोक कथाओं पर भी अनेक ग्रंथ दिए हैं। परमार जी का साहित्य साधारण जन की पीड़ा
संघर्ष और भावनाओं की तीखी अभिव्यक्ति है। वास्तव में जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, आपकी भाषा परिमार्जित शुद्ध हिंदी व छत्तीसगढ़ी है। आपकी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की बहुतायत है। साथ ही साथ तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। भाषा सहज, सरल और सुबोध है। श्री नारायण लाल जी परमार अनेक अलंकरणों से अलंकृत रहे हैं। उत्कृष्ट साहित्य सेवाओं के लिए उन्हें मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। आपके पाठ्यक्रम में गद्दार कौन लोक कथा जो संकलित की गई है, आइए हम उसको देखें और समझें। लोक कथा, यह लोक कथा क्या है? लोक कथा कहते किसे हैं? आप जब बहुत छोटे थे तो आपकी दादी, नानी, जो वृद्ध बुआ वगैरह थीं जो घर में रहती थीं, वे लोक कथाएं सुनाती थीं और वही लोक कथाएं आज समापन की ओर हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब संयुक्त परिवार नहीं रहा। अब माता और पिता दोनों नौकरी करते हैं और दादी और नानी जो हैं वो दूसरी जगह हैं, तो बच्चे को लोक कथाएं सुनाए कौन? वास्तव में लोक और कथा, लोक अथवा जन समुदाय में जो प्रचलित कहानियां हैं, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी जिसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता हो, लोक कथा उसे कहा जाता है। लोक कथा किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में लोकगीत की भांति, जैसा आप जानते हैं, लोकगीत जो है आपके जन्म से लेकर के अंत तक संस्कार के रूप में, ऋतु के रूप में, श्रम के रूप में, जब हम खेतों पे काम करते हैं उसके लोकगीत अलग हैं। जब हम संस्कारित होते हैं, हमारा अन्नप्राशन होता है, मुंडन होता है, यज्ञोपवीत होता है, विवाह होता है, उस समय लोकगीत गाए जाते हैं। तो लोकगीत की भांति जो लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त हुई हैं। लोक कथाएं लिखी नहीं गईं की तरह ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहीं। दादी और नानी के पास बैठकर जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं है, ये निश्चित ही नहीं है। चूँकि ये कब इसका सूत्रपात हुआ, बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए, बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनमें ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा में उन्हें बच्चों को ढालने के लिए ये लोक कथाएं जो हैं प्रचलित हुई। जैसे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिख करके राजपुत्रों को पढ़ाया था, सिखाया था। ऐसे हितोपदेश है, बृहत श्लोक संग्रह है, बृहत कथा मंजरी है, बेताल पंचविंशति है। ये अनेक ग्रंथ बाद में लोक कथा शैली में लिखे गए। वास्तव में जो लोक कथाएं हैं वे हमारे समाज में 5 तरह से प्रचलित हैं। मतलब उपदेशात्मक लोक कथाएं, जिसमें उपदेशों की भरमार रहती है और एक शिक्षा उसमें दी जाती है। सामाजिक लोक कथाएं, जिसमें समाज का एक चित्रांकन होता है।
धार्मिक लोक कथाएं, जिसमें धर्म संबंधी कहानियाँ आपको लोक कथाएं पढ़ने को मिलेंगी। प्रेम प्रधान लोक कथाएं, जैसे हीर रांझा की लोक कथा है, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। हीर रांझा की कथा, इसी तरह से कुछ मनोरंजन संबंधी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। जातीय पात्रों पर आधारित लोक कथाएं हैं। तो ये जो लोक कथाएं हैं विभिन्न रूपों में हमारे समाज में विस्तीर्ण हैं, फैली हुई हैं। इन लोक कथाओं से लाभ क्या है, इनका महत्व क्या है? सबसे पहली बात है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसमें हमारा संस्कार सन्निहित है। ये हमें आत्मसम्मान, साहस और पारस्परिक सद्भावना के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। लोक कथाओं का मूल जो उद्देश्य है मात्र मनोरंजन नहीं है कि हम लोक कथाओं के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, वरन इसके माध्यम से अनुभवों पर आधारित जो आदान प्रदान है एक दूसरे का, अनुभवों का, मानवता की शिक्षा और सद्भावना का महत्व तथा अनुचित कर्म से दूर रहने का संदेश इनमें दिया जाता है। इस तरह से लोक कथाएं जो हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका अनुरक्षण और संरक्षण किया जाना आवश्यक है। अब आपकी समझ में आ गया लोक कथा क्या है, लोक कथाएं कितने प्रकार की होती हैं, लोक कथाओं का क्या महत्व है। अब जो हमारा पाठ है जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं वह है गद्दार कौन। ये जो गद्दार कौन लोक कथा है हमारी परंपराओं से में निहित जीवन मूल्यों से हमें परिचित कराती है। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इन सब के साथ जुड़ी है निष्ठा, ईमानदारी, सद्भावना, दया, प्रेम, परिश्रम, निष्ठा, ये सब जो हैं हमारे मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। और जो अनैतिक मूल्य हैं उनको अस्वीकार करना, सत्य और श्रेष्ठ का वर्ण करने का संदेश देती है गद्दार कौन लोक कथा। यह लोक कथा हमारे उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। अब आइए हम पात्रों को देखें कि इस लोक कथा में पात्र कौन कौन से हैं। तो इस लोक कथा में एक पात्र हैं नवागढ़ राज्य के राजा राम शाह जी, और दूसरे हैं पंडित राम भगत जी जो राजपुरोहित हैं, और एक हैं पंडिताइन, ये राजपुरोहित जी की धर्मपत्नी, रामचरण, ये राजपुरोहित का इकलौता बेटा, राजेंद्र शाह, ये राजपुत्र है, युवराज है, और गौड़ पात्र के रूप में इसमें राज दरबारी हैं। उस राज्य में एक प्रथा चली आ रही थी कि प्रतिवर्ष दशहरे के दिन राजधानी में बहुत बड़ा मेला भरता था। प्रजाजन राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाया करते थे। राजमहल खूब सजाया जाता था, दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता, रामलीला का आयोजन होता, रहस होता। राजधानी जो मानिकपुरी है वह दुल्हन की तरह सजाई जाती। उस वर्ष इतनी अधिक भेंट चढ़ी, माने एक साल की बात है कि इतनी अधिक भेंट चढ़ी कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी भेंट चढ़ जाएगी। राजपुरोहित पंडित राम भगत ने राजा साहब की प्रशंसा करते हुए कहा कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह है नवलगढ़ राज्य, जहाँ शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा साहब सुनकर बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए।
पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम अपना दोस्त मानते थे। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया करते थे। अब रात हुई, पंडित जी जो राजपुरोहित हैं अपने घर आए और रात को पंडिताइन से राजपुरोहित जी ने कहा कि राजा साहब के यश को अपने बलबूते पर मैंने चारों दिशाओं में फैला दिया है। वे हमारी हर बात मानते हैं। अन्य राजाओं की तरह वे बिलासी नहीं हैं, प्रजापालक हैं, सत्कर्मी हैं, प्रजा की भलाई का हमेशा ध्यान रखते हैं और प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। यह बात उन्होंने अपनी पंडिताइन से कहा। पंडिताइन प्रसन्न, वो मान गई कि सचमुच उनके जो पति हैं राजपुरोहित जी नवलगढ़ राज्य के प्रमुख व्यक्ति हैं, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पंडित राम भगत समय निकालकर अपने पुत्र रामचरण को भी थोड़ी बहुत विद्या दिया करते थे, क्योंकि ये बूढ़े हो चले थे और उधर राजा राम शाह भी वृद्ध हो रहे थे। तो उनका विश्वास था कि एक न एक दिन राजा राम शाह की जगह उनका पुत्र राजेंद्र शाह लेगा, जो आजकल युवराज है, वो राजगद्दी पर बैठेगा। तो मेरा बेटा रामचरण भी मेरी जगह ले लेगा, मेरा बेटा रामचरण भी मेरी जगह ले लेगा और राजपुरोहित बन जाएगा। इसीलिए वे बराबर अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अब एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए तो पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित हो गया। नई उम्र थी, नए विचार थे। प्रारंभ से ही दोनों टकराने लगे, पटरी नहीं बैठती थी दोनों की। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न, उदंड और बिलासी थे। पुरोहित रामचरण तार्किक और बुद्धिवादी थे। दोनों में कहाँ पटरी बैठती। जब कभी राजा राजेंद्र शाह को उनकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहते थे तो वे खिन्न हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। अजीब परिस्थिति आ गई। राजा राजपुरोहित की सलाह न मानकर उन्हें अपमानित करता, परंतु राजपुरोहित रामचरण अपने कर्तव्य पर डटे रहे। राजा की विलास प्रियता बढ़ती गई, खजाना खाली होता चला गया, प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण राजपुरोहित ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी तो राजा राजेंद्र शाह ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। पंडित रामचरण निराश नहीं हुए। विद्वान आदमी था, तार्किक था, बुद्धिवादी था। उन्होंने आसपास के गांव के लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सफलता भी मिली। धीरे धीरे राजा के जो खुशमादी थे, राजा के जो प्रशंसक थे, राज दरबार में जो लोग थे, यह बात उन्हें खलने लगी। एक दिन प्रजा के भड़काने के आरोप में राजा ने रामचरण को राज दरबार में पेश होने का आदेश दे दिया। चूंकि राज दरबारी उनसे चिढ़ने लगे थे, राजपुरोहित जी से, रामचरण जी से, तो उन्होंने राजा के कान भर दिया कि वे जो है प्रजा को भड़का रहा है। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बता दिया। जो नए राजपुरोहित आए थे, राजा ने रामचरण को मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए कहा, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो कहो। रामचरण ने विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, महाराज, अब तक मैंने अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें आपको बताई हैं। अब चाहता हूं कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी मैं आपको बता दूं। यह सुनना था कि राज दरबारी जो थे दंग रह गए, आपस में कानाफूसी करने लगे।
राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अपनी है विद्या हमें अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गए। उन्होंने अच्छी जमीन ली, उसकी जुताई करके उसमें गेहूं के बीज डलवा दी। शर्त यही रखी गई कि वो अपना काम चुपचाप करेगा, कोई उसे देखने नहीं आएगा। जब मोती आ जाएंगे उस समय में हम खुद निवेदन करेंगे आकर कि महाराज आप चलिए और मोती देख लीजिए। कुछ समय बाद अंकुर निकले, धीरे धीरे पौधे बड़े होते गए। एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा जी और उनके मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंच गया। हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। रामचरण ने कहा, लीजिए महाराज मोतियों की फसल। एक मुसाहिब ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, रामचरण चिल्लाया, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। सभी के चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रहे और वहां से धीरे धीरे खिसक गए। अंत में बचे राजा। उनकी आंखें आत्मज्ञान से चमक उठीं। दूसरे ही पल उनका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों पर था। यह है लोक कथा का कथानक। एक प्रश्न ये उठता है कि राजा राम शाह और उनके पुत्र राजेंद्र शाह में क्या क्या समानता थी या असमानता थी, इस पर हम विचार करें। राजा राम शाह और उनके प्रिय पुत्र राजेंद्र शाह दोनों एक तो संगीत प्रिय थे। समय समय पर कलाकार मंडलियों आदि के द्वारा भजन कीर्तन, रामलीला, नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन करवाते थे और दोनों चाटुकार प्रिय थे। उन्हें समय समय पर मुद्राएं आदि दिया करते थे। ये राजा राम शाह में भी एक गुण था, इसीलिए वो पंडित जी जो है उनके यहाँ टिके रह गए और उनके पुत्र जो राजेंद्र शाह है वे भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे थे। रामचरण ने अंतिम इच्छा क्या प्रकट की थी, इसे हम समझ लें। रामचरण ने अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बताई हैं। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुण भी मैं आपको बताता हूँ। और वही मोतियों की फसल जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि मोतियों की फसल कैसे उगाई जाती है, कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी योजना बनानी होती है, तब जा कर के इस तरह से मोतियों की फसल उगती है। तो कहने का भाव ये है कि राजा की आंखें खोलने के लिए पुरोहित जी ने यह गेहूं के पौधे आरोपित करके और उन्होंने जो ओस के कणों को मोती का रूप दिया, वही महाराजा के लिए वरदान सिद्ध हो गया और वहीं से उनमें उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। आप ये बताइए, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की क्या स्थिति होती? ये मतलब आपको अपने कल्पना से इस पाठ के माध्यम से इसका उत्तर देना है। यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर पंडित रामचरण राजा बन जाता तो राज्य का बहुमुखी विकास होता, क्योंकि रामचरण जो है वो बुद्धिमान है, तार्किक है, परोपकारी है। वह प्रजा के हितों को ध्यान में रखता और राज्य को सुखी बनाने का प्रयत्न करता। ये उसकी चरित्र की विशेषताएं हैं। किसी कहानी में, कथा में जो पात्र होते हैं उनका जो चारित्रिक विकास होता है, तो इसमें जो है पंडित रामचरण के चरित्र की विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। इस लोक कथा में राज पुरोहित द्वारा राजा की झूठी तारीफ कर सोने की मुद्राएं प्राप्त करते हुए बताया गया है। ऐसा करना उचित है या अनुचित है? आप अपने विचारों से सोचें कि ये उचित लग रहा है कि अनुचित है। राज पुरोहित द्वारा राजा की झूठी तारीफ कर सोने की मुद्राएं प्राप्त करना अनुचित है, क्योंकि ये पिता पुत्र दोनों जो राजा और युवराज यानी राजकुमार थे, ये दोनों जो हैं
झूठी तारीफ पसंद थे। इनकी झूठी तारीफ करो तो ये आत्म प्रशंसा के पक्षधर थे और आत्म प्रशंसा के वशीभूत होकर के अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। यदि यह मनुष्य राजा हो तो इसका दुष्प्रभाव जो है राज्य के कार्यों पर भी दिखाई देगा, जो राज्य के हित के विपरीत है। अतः राजपुरोहित द्वारा झूठी प्रशंसा कर स्वहितार्थ मुद्राएं ग्रहण करना सर्वथा अनुचित है। जबकि पिता पुत्र दोनों, पंडित जी और उनके जो पुत्र हैं, ये दोनों राजा की झूठी तारीफ किया करते थे और उनसे स्वर्ण मुद्राएं लिया करते थे। ये मुहावरे आए हैं, जैसे तारीफ के पुल बांधना, बीड़ा उठाना, राई का पहाड़ बनाना, चेहरा फीका पड़ना, टोह न पाना। तो आइए हम पहले इसका अर्थ देखते हैं। तारीफ के पुल बांधना, अत्यंत प्रशंसा करना। बीड़ा उठाना, संकल्प करना। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बड़ा करना। चेहरा फीका पड़ना, बहुत अधिक घबरा जाना। टोह न पाना, पता न चल पाना। बच्चों, ये मुहावरे आए, मैंने उनका अर्थ भी बताया, लेकिन आपको पता होगा कि मुहावरा है क्या। फिर भी एक बार हम मुहावरे को विश्लेषित कर रहे हैं। जब कोई पद समूह जो वाक्य नहीं है, वाक्य में इस प्रकार प्रयुक्त हो कि अपने वाच्यार्थ को छोड़कर कोई विलक्षण अर्थ प्रकट करे, तब ऐसे प्रयोग को इस प्रकार प्रयुक्त पद समूह को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा सदैव लक्षणाशक्ति से अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसके प्रयोग से भाषा सबल, सहज, सटीक और प्रवाहपूर्ण हो जाती है। इतना नहीं, इसके प्रयोग से शैली भी चमत्कारिक हो जाती है, चमत्कार पूर्ण हो जाती है। हम जानते हैं कि संक्षिप्तता शैली का प्रधान गुण है। मुहावरों में थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक भाव गुंफित रहते हैं, समाये रहते हैं। अतः इनसे भाषा जीवंत और रोचक हो जाती है। अब मुहावरे के प्रयोग में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभा पाते हैं, अलग से नहीं। जैसे यदि कहें कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। दूसरी बात है, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही किया जाना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते। उनके पद समूहों में रूप भेद करने से जो उसकी लाक्षणिकता है और विलक्षणता है वो नष्ट हो जाती है। जैसे 9 2 11 होना, इसकी जगह अगर आप ये कहें कि 8 3 11 होना तो सर्वथा अनुचित है। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे उल्टी गंगा बहाना, जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा रीत रिवाज के खिलाफ काम करना। मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है और उसके अर्थ की प्रतीति भी प्रसंगानुसार ही होती है। अतः मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। मुहावरों और कहावतों में प्रायः बच्चों आपको एक भ्रम की स्थिति होती है कि मुहावरा और कहावत, कभी कभी आप दोनों में अंतर नहीं कर पाते। वास्तव में बच्चों, मुहावरा जो है वो वाक्यांश होता है और कहावत जो है वाक्य है, और मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और कहावत का जो है स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है, जबकि कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता, कहावत फल से संबंधित होती है। मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से माध्यम की तलाश रहती है, एक माध्यम होना चाहिए, और कहावत में जबकि ऐसा नहीं है।
मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा और सौंदर्य को स्थापित करना है, जबकि कहावत का जो कार्य है तो कहावत का कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करने के लिए होता है। बच्चों, आपके पाठ के अंत में रेखांकित शब्दों के अनुसार अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे राजा ने पंडित जी को ढेर सारी मुद्राएं दी, हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार आंगन में खेल रहे थे, दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती। इसमें आपको अनुस्वार माने ऊपर बिंदु लगाना है और चंद्र बिंदु लगाना है। मैं इसके नियम आपको बताता हूँ, आप बाद में इसका अभ्यास करें। अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वार और नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे शिरोरेखा के ऊपर मैं बिंदी होगी, क्यों इसमें माने अनुस्वार होगा, हैं, उन्होंने, उन्हें, इन्हें, इन्होंने, किन्होंने, इसमें शिरोरेखा होगी, मतलब ऊपर, जिसे हम अनुस्वार कहेंगे। और शिरोरेखा के नीचे जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, कांख, आँख, जांघ, माद, नाद और बांध। पंचमाक्षर के बदले भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर वाले शब्दों का प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत में ज़्यादा होता है, जैसे गंगा, वंदना, चंचल, खंजन। तो इस प्रकार हमने गद्दार कौन कहानी को पूरी तरह से उसमें आए हुए व्याकरण और उसका कथानक, चरित्रांकन और उसका जो प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा की। गद्दार जो लोक कथा है, यह नैतिक मूल्यों की कथा है, मानव मूल्यों की कथा है, यह आस्थाओं की कथा है, विश्वास की लोक कथा है। श्री नारायण लाल परमार ने इस लोक कथा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है, नैतिक जीवन जीने का, निष्ठा, परिश्रम और मेहनत का।